Okay, students, are you able to see the screen? क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Okay. The problem of unpaid revenue. British officials felt that agriculture, trade, and the revenue resources of the state could be developed by encouraging investment in agriculture. ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे यानी ऑफिसर्स थे उनको ये लग रहा था कि अगर हम एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, व्यापार और रेवेन्यू रिसोर्सेज को इम्प्रूव करें तो उससे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर के अंदर ही वो ज्यादा हो पाएगा. This could be done by securing rights of property and permanently fixing the rates of revenue demand. और इसी के लिए उनको लगता था कि हो सकता है कि अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी जो है, सिक्योरिटिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो, और उसके साथ साथ ही परमानेंटली फिक्स कर दें हम रेट्स रेवेन्यू डिमांड की, तो क्या होगा, हमें और अच्छा आउटकम मिलेगा इसका. Company felt that when revenue will be fixed, it will provide opportunity to individual to invest in agriculture as means of making profit, and company will also be assured of regular flow of revenue. कंपनी को ये लग रहा था कि रेवेन्यू अगर हम फिक्स कर देंगे तो उससे मौका मिलेगा हर एक व्यक्ति को कि वो एग्रीकल्चर के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा सके, और अगर वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो कंपनी को ये अश्योरेंस रहेगी कि अब रेवेन्यू हमें रेगुलरली मिलता रहेगा. सपोज अब ये क्या करते थे कि पहले इनका एक रेट फिक्स नहीं थी, तो किसी से कितना भी डिमांड कर देते थे, फिर कर देने के बाद में इनको मिल नहीं पाता था क्योंकि इतनी प्रॉफिट ही नहीं होता था. अब अगर ये फिक्स कर देंगे तो जैसे अभी उसका अच्छा प्रॉफिट हो गया और आगे जाके उसका प्रॉफिट नहीं भी होता है तो वो पहले के बचे हुए रुपयों से रेवेन्यू तो कम से कम भेजेगा, तो ये रेवेन्यू फ्लो चलता रहेगा. After a prolonged debate amongst company officials and the permanent settlement was made with the Rajas and Talukdars of Bengal. और काफी लंबा बहस करने के बाद में जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उनके साथ में एक दूसरे के साथ में उन्होंने इस चीज का निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जो है शुरू कर दिया, और राजा और तालुकदार जो थे बंगाल उनके बीच में उन्होंने परमानेंटली वो लगा दिया. जमींदार had several and sometimes even 400 villages under them. जमींदार जो है उनके पास में कई 100 विलेजेस होते थे और कई बार उनके पास में 400 विलेज भी होते थे उनके अंडर के अंदर. ठीक है. जमींदार collected rent from the different villages, paid the revenue to the company and retained the difference as his income. जमींदार जो है कलेक्ट किया करते थे रेंट अलग अलग विलेजेस से जो उनके अंडर में होते थे, और फिर रेवेन्यू चुकाते थे कंपनी को, और जो बच जाता था वो अपनी इनकम के तौर पे वो रख लेते थे. रीजंस फॉर नॉन पेमेंट बाय जमींदार. अब क्या कारण रहे जिससे जमींदारों ने नॉन पेमेंट रखी यानी कि पे नहीं किया उन्होंने. A number of reasons were responsible for non-repayment of revenue of zamindar, which include that revenue demands were kept very high. It was imposed at a time when prices of agricultural produce was very low, so peasants found it difficult to pay. कई सारे कारण रहे हैं इस चीज के लिए, नॉन रिपेमेंट के लिए बहुत सारे रीजन रहे कि जमींदार जो है जो मांग रहे थे उनसे रेवेन्यू वो बहुत ही ऊंची डिमांड पर था. उस समय उन पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू मांगा जाता था, और उन जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी कि खेती बाड़ी से जो प्रोडक्शन हो रहा था उसकी कीमतें बहुत कम थी, इसीलिए जो किसान होते थे वो पूरी तरह उनको दिक्कत आती थी पे करने में. जब वो इसे किसान पे करेंगे तभी तो ये आगे जाके पे करेगा कंपनी को. Zamindar were also treated by strict laws, that is the sunset law, which was completely regardless of the harvest. According to this law, zamindars had to pay revenue by sunset of the specified date, otherwise zamindari was liable to be auctioned. जमींदार जो है उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून से उनको ट्रीट किया जाता था, उनके ऊपर कड़ा कानून था जिसमें सबसे फेमस है सनसेट लॉ. इसमें सनसेट लॉ का कोई मतलब नहीं था कि कितनी खेती बाड़ी हो रही है, कितना आउटकम आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था. सिंपली इस कानून के अंदर जमींदार को रेवेन्यू पे करना होता था दिन ढलने से पहले. कोई स्पेसिफिक डेट उनको दी जाती थी, उसके दिन ढलने से पहले उनको पे करना होता था रेवेन्यू आकर के, टाइम बाउंड लगा रखा था.
अगर जमींदार पे नहीं कर पाता था तो उसकी जो जमींदारी, उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो लायबल थी कि अब उसकी नीलामी होगी। Beside these, permanent settlement and company reduced the power of जमींदार। इसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट लगा दिया था और कंपनी ने जमींदार की पावर जो थी वो भी कम कर दी थी। Sometime riots and the village headmen जोटेदार and deliberately delayed the payments। कई बार रायट्स और जो विलेज के बड़े लोग होते थे, हेड हुआ करता था जोटेदार, वो जानबूझ करके पेमेंट्स लेट कर देते थे। लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन जमींदार्स बाय द कंपनी। अब क्या रोक टोक लगाई गई थी जमींदार्स के ऊपर कंपनी के द्वारा? जमींदार्स वर इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी बट इट ऑल्सो वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट एंड सबड्यू देयर ऑथोरिटी एंड रिस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी। जमींदार इम्पोर्टेंट थे कंपनी के लिए और इसीलिए वो उनको कंट्रोल करना चाहते थे और अपने तरीके से चलाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उनके अधिकार कम कर दिए और उनकी जो ऑटोनॉमी थी उसको भी रोक दिया। Thus, the Zamindar troop was disbanded, custom duties abolished, and their कचेरीज कोर्ट्स brought under the supervision of a collector appointed by the company। इसीलिए जमींदार का जो ट्रूप्स था, इनके जो टोली थी, उसको उसकी एक तरीके से उसके पास में पास जितनी थी वो कम कर दी गई। उनके कस्टम्स जो थे उनको हटा दिए गए। इनकी जो ये कचहरियां लगाया करते थे उनके ऊपर एक कलेक्टर बिठा दिया गया, वो भी कंपनी के द्वारा, कि वो करेगा कोर्ट कचहरी के काम। जमींदार्स लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस। अब जमींदार की जो वो पावर थी कि वो आम लेवल पर जस्टिस किया करते थे वो हटा दी गई और जो वो लोकल पुलिस की तरह काम किया करते थे वो भी उनसे छीन लिया गया। पहले क्या होता था, यही आकर के गांव के अंदर न्याय करवाते थे लोगों के बीच में। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको सॉर्ट आउट कराते थे, डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कराते थे। लेकिन कंपनी ने इनसे ये पावर भी छीन लिया और कलेक्टर बिठा दिया। ओवर टाइम जमींदार्स वर सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड एंड देयर पावर्स वर सीज्ड। और काफी समय से समय के चलते चलते जमींदार को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और उसकी पावर्स जो थी उनको भी सीज यानी रोक दिया गया। द राइज ऑफ द जोटेदार्स इन विलेजेस। अब विलेजेस के अंदर जोटेदार्स कैसे उभरे? द ग्रुप ऑफ प्रॉस्पेरस फार्मर्स वर पॉपुलरली नोन एज जोटेदार्स। जो फेमस नहीं, जो अच्छे फल फूल रहे थे फार्मर्स, यानी उनको बहुत फायदा हो रहा था, वो जाने जाते थे जोटेदार्स के नाम से। जोटेदार्स वर अ क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स, यानी कि ये क्या थी? क्लास थी रिच पीजेंट्स की। ठीक है, रिच किसानों की क्लास थी ये। They acquired vast area of land, controlled trade, money lending, and exercised immense power over the poor cultivators। जो छोटे गरीब कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर इन्होंने अपने तरीके से कंट्रोल कर रखा था। ये व्यापार कंट्रोल करते थे, लैंड्स कंट्रोल करते थे, काफी ज्यादा इन्होंने जमीनें खरीद रखी थी, पैसे उधार पे देते थे और बहुत ज्यादा अपनी पावर्स दिखाते थे पुअर कल्टीवेटर्स पे। Their land was cultivated through sharecropper known as अध्यार्स और बरगादार्स। इनका जो लैंड, इनकी जो जमीनें हुआ करती थी उस पर काम करते थे शेयर क्रॉपर्स, जैसे अध्यार्स, जिनको जाना जाता था अध्यार्स और बरगादार्स के नाम से। Within village, the power of जोटेदार was more effective than that of जमींदार। विलेज के अंदर पावर्स जो थी जोटेदार की वो ज्यादा असरदायी थी बजाय जमींदार के। They fiercely resisted the efforts of Jama to increase the Jama of village and prevented zamindari official from executing their duties। ये जानबूझ करके बिना डरे जमा जो है उसको कम करते थे। विलेज के अंदर जो जमा किया जाता था, एफर्ट्स लगाए जाते थे जो उसको रोका करते थे और जबरदस्ती जमींदार ऑफिशियल जो होते थे ना, जमींदार, उनको काम करने से, उनकी ड्यूटीज पूरी करने से उनको रोकते थे। Sometimes they also purchased the ऑक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जमींदार। और ये ही जोटेदार जो थे ये क्या करते थे, कई बार जमींदार की जब ऑक्शनिंग हो रही होती थी, जमींदारी यानी कि प्रॉपर्टी उसकी ऑक्शन जब हो रही होती थी, नीलाम, तो ये जाके खरीद लेते थे। जोटेदार्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन वीकनिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को कमजोर बनाने में जोटेदार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तक जो भी हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं, किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. मैं वेट कर रही हूँ कि सारे बच्चे रिप्लाई करें।
No problem, ma'am. अब जबकि आप लोगों ने कह ही दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं कभी भी किसी भी बच्चे से पर्टिकुलरली ये कोई सा भी टॉपिक उठा करके पूछ लूंगी कि इसमें आपने क्या पढ़ा, और फिर आपको जवाब आना चाहिए। ठीक है? Okay, ma'am. Okay, अब ma'am. है द रेजिस्टेंस ऑफ जमींदार्स टू प्रिवेंट द वीकनिंग ऑफ देयर ऑथोरिटी। अपनी जो इनकी जमींदारी को वीक किया जा रहा था और इनका जो अधिकार है उसको कमजोर किया जा रहा था, Zamindar took series of steps like fictitious sale or transferring of property to female member or of family, manipulated the auctions, withholding revenue deliberately, threatening or intimidating the people outside their zamindari if they try to bought an estate. अपनी अधिकार को कमजोर पड़ता हुआ देख इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए कि इनका अधिकार जो है इनसे ना छीना जाए। इन्होंने फिक्टिशियस सेल यानी फेक सेल इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई। इन्होंने प्रॉपर्टीज अपने घर की औरतों के नाम कर दी। इन्होंने कोशिश करी मैनिपुलेट करने के लिए, जो नीलामी हो रही थी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। इन्होंने जानबूझकर रेवेन्यू नहीं दिया और इन्होंने खतरा मतलब डराया उन लोगों को जो जमींदारी से बाहर के थे, जो कोशिश कर रहे थे इनके आपके जब जमींदारी नीलाम हो रही थी, प्रॉपर्टी नीलाम हो रही थी, तो वो कोशिश करते थे अगर आकर के खरीदने की, तो ये उनको डरा धमका करके या मारपीट का वो करके भेज देते थे या डरा देते थे। फिर आती है फिफ्थ रिपोर्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जमींदार्स। फिफ्थ रिपोर्ट और उसका क्या असर हुआ जमींदार्स पर। इट वाज यस मैम मैम जो जमींदार थे ना मैम, और जो रिच फार्मर्स थे, तो मैम दोनों ही जो स्मॉल फार्मर्स थे उन पे रूल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे पहले से ही। ओके मैम। लेकिन जो एग्जैक्ट एक डायरेक्ट जो था ना, वो जोटेदार्स जो थे, रायट्स और जोटेदार्स, वो करते थे पुअर कल्टीवेटर्स पर अपना जोर जबरदस्ती, और जमींदार उन पर कोशिश करते थे जोर जबरदस्ती करने की। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। फिर आई फिफ्थ रिपोर्ट और उसका असर क्या पड़ा जमींदार्स पर। It was the fifth of a series of report on administration and activities of East India Company in India. It was submitted to the British Parliament in 1813. ये सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स थी, यानी कि इसके अंदर कई सारी रिपोर्ट्स थी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के और एक्टिविटीज को लेकर के जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी इंडिया के अंदर, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की गई 1813 के अंदर। British Parliament forced the company to produce regular report on the administration of India and appointed committees to inquire into the affairs of the company. British Parliament ने forcefully कंपनी को कहा कि तुम अपने इंडिया के अंदर जो भी चीजें कर रहे हो, जो भी ऑफिस चला रहे हो, वो उसकी रिपोर्ट हमें रेगुलर बेसिस पे दो। और वहां पर इन लोगों ने कमिटीज बिठाई जिससे ये इनके यहाँ पे कंपनी क्या काम कर रही है इंडिया में उसको मॉनिटर कर सके और उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा सके। ठीक है, इसीलिए करी। It became the basis of intense parliamentary debates on the nature of East India Company's rule in India. और वहां इंग्लैंड के अंदर यानी ब्रिटेन के अंदर कई बार ये एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट्री डिबेट, यानी पार्लियामेंट की उनकी जो पार्लियामेंट थी वहां पर डिबेट उठता था इस चीज को लेकर के। ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी इंडिया पे, ये किस तरह से काम कर रही है, क्या प्रगति है इसके काम करने की, वहां पर उसको लेकर के वहां पर बहस छिड़ जाती थी। Fifth report has shaped our conception of what happened in rural Bengal during that period, and evidence contained in the fifth report are very important. फिफ्थ रिपोर्ट जो है उसने शेप लिया उस पूरे कॉन्सेप्ट पे कि क्या क्या हुआ है रूरल बंगाल में उस पीरियड के दौरान, और क्या उनको सबूत मिले हैं फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर, जो भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है द अकाउंट्स ऑफ बुकानन। ये लास्ट हमारा इस चीज का वो है, क्योंकि हमारा ये चैप्टर 274 पेज तक ही था हमारा, जैसा हमारे सिलेबस में दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, तो उसके हिसाब से ही हमने इसके टेक अवे पॉइंट्स भी उतने ही लिए हैं। The accounts of Buchanan, Francis Buchanan undertook detailed surveys of the areas under the jurisdiction
ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसिस बुकानन जो है उसने कई सर्वे किए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जुरिस्डिक्शन के अंदर, यानी कि जब वो रूल कर रहे थे हमारे इंडिया पर, तब इसने यहाँ की जगहों पर अपने हिसाब से सर्वे किए हैं। Buchanan journey was sponsored by the company and it was planned according to its need. बुकानन की ये जो यात्राएं होती थी हमारे इंडिया के अंदर, वो इनके उसका खर्चा कंपनी उठाती थी और उसकी जरूरतों के हिसाब से ही उसको प्लान किया जाता था। He had specific instruction about what he had to look for and what he had to record. इसके पास में ऊपर से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे इसको कि तुम्हें क्या चीज देखनी है और तुम्हें क्या चीज रिकॉर्ड करनी है। Buchanan observed the stones, rocks, different layers of soils, minerals and stones that were commercially valuable. Buchanan ध्यान से देखता था stones, rocks, अलग अलग layers soil की, minerals, stones और उनकी कमर्शियल वैल्यू की, उनको अगर व्यापार में खरीदा बेचा जा सके तो उसका हमें क्या फायदा, कितना पैसे मिलेंगे। Buchanan wrote about landscape and how these landscapes could be transformed and made productive. बुकानन ने लिखा है लैंडस्केप के बारे में और कैसे ये लैंडस्केप और ट्रांसफॉर्म करके और अच्छे प्रोडक्टिव बनाए जा सकते हैं, ये भी इसने लिखा है। His assessments were shaped by commercial interests of the company and modern Western notions of what constituted progress. He was critical of lifestyles of forest dwellers. इसके जो असेसमेंट्स थे वो कमर्शियल इंटरेस्ट को लेकर के थे, यानी कि ये जो भी जांच पड़ताल कर रहा था वो सिर्फ कमर्शियल फायदा उठाने के लिए था कि कैसे मैं मेरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको कैसे मैं फायदा पहुंचा सकता हूँ, क्या हम यहाँ पर मॉडर्न धारणा ला सकते हैं जिससे हमें और प्रोग्रेस करने को मिले। और ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उनकी लाइफ को लेकर के भी काफी क्रिटिकल अपने अजम्पशंस देता था कि किस तरीके से इसको ये लोग अपनी लैंड को क्लियर करके और यहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं और कैसे और फायदा उठा सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, ये खत्म हो गया है। आपको अगर कोई दिक्कत हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आज हम क्लास अभी यहीं ओवर करते हैं और कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। और स्टिल अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक में थोड़ा सा डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो, नहीं तो कल का दिन भी है आपके पास में। मैं कल नया चैप्टर शुरू करने से पहले वापस से आपसे एक बार पूछूंगी कि आपको कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है? हाँ मैम, वो मैम पेज नंबर 270 ऑन पे है मैम प्रॉब्लम। लेट मी ओपन दैट पेज। हाँ 270 खोल लिया गया। बोलिए क्या दिक्कत है इसमें, कौन से पैराग्राफ में? मैम इसमें लास्ट पैरा ना, हाउ डिड द संथाल्स रीच द राजमहल हिल्स। ये कैसे पहुंचे थे राजमहल हिल्स? संथाल्स जो है वो बंगाल के अंदर आना शुरू हुए 1780s के अंदर। जमींदार ने उनको हायर किया था कि तुम यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर के कल्टीवेशन को बढ़ाओ, ठीक है? क्योंकि जो पहाड़ी थे वो उनके अनुसार काम नहीं करते थे और उन्हीं को लूट पाट करके ले जाते थे, इसीलिए संथाल्स को हायर किया गया था जमींदार के द्वारा, और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इनको इनवाइट किया था कि तुम यहाँ आकर के जंगल महल में रुको, सेटल डाउन हो जाओ, क्योंकि पहाड़ियाज जो हैं वो उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करने दे रहे थे सेटल्ड एग्रीकल्चर्स की तरह, उनको वो मना नहीं पाए थे पहाड़ियाज को पूरी तरह से ब्रिटिशर्स कि भाई तुम आकर के यहाँ पर जंगल काटो और अपना जीवन जीने का तरीका चेंज करो और सेटल्ड एग्रीकल्चर्स की तरह यहाँ पे काम करो। पहाड़ियाज को ये लोग मना नहीं पाए थे और पहाड़ियाज ने मना कर दिया था साफ, ठीक है? अपनी शर्तों पे चलते थे वो, इसीलिए संथाल्स को इन लोगों ने इनवाइट किया और बोला कि तुम सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरह यहाँ पे काम करो, जंगल काटो, जमीनों पर खेती बाड़ी करो। पहाड़िया ने रिफ्यूज कर दिया था फॉरेस्ट काटने के लिए और वो नहीं, और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम फ्लो नहीं टच करेंगे। इसीलिए वहां पर इनके बीच में टर्बुलेंट यानी कि लड़ाइयां चली रही थी। संथाल्स आए और वो बहुत ही ऑपोजिट थे, ठीक है? वहां पे वो अच्छे आइडल सेटलर्स की तरह देखे गए, उन्होंने फॉरेस्ट हटाए और प्लो से काम भी किया। ये था। ओके मैम। और कोई दिक्कत आपको?
Thank you, ma'am. No, ma'am. Okay, beta. That's all for today. Have a nice day ahead. God bless you all.